My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का आज की इस मैराथन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम सभी लोग ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज दैट इज मानवाधिकार एवं कर्तव्य से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आज की इस मैराथन क्लास में प्रिय विद्यार्थियों हम सभी लोग कुल मिलाकर के 100 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो बेस्ड होंगे ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज से, प्रिय विद्यार्थियों मानवाधिकार एवं कर्तव्य से। तो प्रिय विद्यार्थियों चलिए जल्दी से आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। इस मैराथन क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 201 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रिय विद्यार्थियों, आज का पहला प्रश्न 201 आपकी स्क्रीन पर है कि अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है, और इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए, धर्म को मानने तथा उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। बी, किसी धर्म को प्रचारित करने हेतु कर से छूट। सी है बलात्, श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध। और डी है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, यदि आप लाइव क्लास के दौरान प्रेजेंट हैं तो आप जो है चैट के द्वारा अपने आंसर्स को दे सकते हैं। आप चैट बॉक्स में अपने आंसर को टाइप कर सकते हैं। तो पहले प्रश्न का क्या उत्तर होगा प्रिय विद्यार्थियों? आज के लिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 201, अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो किससे है प्रिय विद्यार्थियों? अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म को मानने तथा उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता से है। इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। धर्म को मानने तथा उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता का संबंध अनुच्छेद 25 से है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 202, निम्नलिखित में से कौन सा वाद आरक्षण से संबंधित है? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए के गोपालन बनाम भारतीय संघ, बी है मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ, सी है इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ, और डी है प्रिय विद्यार्थियों एम.सी. मेहता बनाम भारतीय संघ। तो जल्दी से आपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। कौन सा वाद आरक्षण से संबंधित है प्रिय विद्यार्थियों? तो ए के गोपालन बनाम भारतीय संघ नहीं है, मेनका गांधी भी नहीं है, एम.सी. मेहता भी नहीं। कौन सा है? इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ जो केस है ये आरक्षण से संबंधित केस है। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ जो है, यह जो वाद है वो आरक्षण से संबंधित वाद है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 203 है कि मौलिक अधिकार है। प्रश्न संख्या 203 कह रहा है कि मौलिक अधिकार है, एक वाद योग्य अधिकार है, अवाद योग्य अधिकार है, कठोर अधिकार है या लचीले अधिकार हैं। तो जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। क्या है विद्यार्थियों? मौलिक अधिकार जो है लचीले नहीं, कठोर नहीं, अवाद नहीं, क्या है? वाद योग्य अधिकार है। तो इस तरह से जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मौलिक अधिकार जो है एक वाद योग्य अधिकार है। चलिए प्रिय विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 204 आपकी स्क्रीन पर कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया था? प्रिय विद्यार्थियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया था। इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए 1975, बी 1965, सी 1976 और डी है 1995। तो जल्दी से आपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो कब जोड़ा गया? 1975 नहीं, 65 नहीं, 95 नहीं। कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। तो इस तरह प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर 1976 है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। फिर विद्यार्थियों आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। तो यहाँ पे 2-3 बातें याद करनी है। एक तो 1976 में जोड़ा गया,
दूसरा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और तीसरा है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। तो इन 3 बातों का आप लोग सभी लोग ख्याल रखिएगा। यहां से कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 205 प्रश्न संख्या 205 है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1991, राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1992, सी है राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 और डी है राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1994। तो आप जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या दैट इज NHRC का गठन किस अधिनियम के द्वारा हुआ। तो किसके द्वारा हुआ प्रिय विद्यार्थियों? 91 नहीं, 92 नहीं, 94 नहीं, किसके हुआ? राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 के द्वारा जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ है। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना, आप सभी लोगों का आंसर सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 के द्वारा जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का गठन हुआ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 206 प्रश्न संख्या 206 कि शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है। बहुत ही सरल प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों। इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ए 5 से 12 वर्ष, बी 8 से 13 वर्ष, सी 6 से 10 वर्ष और डी 6 से 14 वर्ष। तो जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? 5 से 12 नहीं, 8 से 13 नहीं, 6 से 10 नहीं, क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, बालकों बालिकाओं के लिए शिक्षा का अधिकार बनाया गया है। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। 6 से 14 वर्ष के बालकों बालिकाओं या विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का अधिकार बनाया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 207 प्रश्न संख्या 207 कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिए, यहां पे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर प्रिय विद्यार्थियों। ए, अनुच्छेद 21 क का संबंध शिक्षा के अधिकार से है। बी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम को 2008 में संसद ने पास किया था। सी है, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। और डी है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संविधान संशोधन को पास कर बनाया गया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। इसका क्या सही उत्तर होगा, कौन सा गलत है, प्रश्न है। ये हम लोग डी देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संविधान संशोधन को पास कर बनाया गया था, तो सही है। बी, सी है कि इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, ये भी सही है। और ए है कि अनुच्छेद 21 का संबंध शिक्षा के अधिकार से है, तो यह भी सही है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थी यहाँ पे जो ऑप्शन बी है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2008 में संसद ने पास किया, यही गलत है। तो यहाँ पे जो इसका उत्तर होगा प्रिय विद्यार्थियों, क्या होगा? बी ऑप्शन ही इसका उत्तर होगा। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2008 में संसद ने पास किया था। यह गलत जवाब है। कब पास हुआ था? यह अगस्त 2009 में भारत के संसद से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार एक्ट पारित किया गया। कब हुआ प्रिय विद्यार्थियों? ध्यान दीजिएगा, अगस्त 2009 में पारित हुआ था। तो इस तरह से यहाँ पे कई प्रश्न, कई कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। पहला क्या है कि अनुच्छेद 21 का संबंध शिक्षा के अधिकार से है। दूसरा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है इस अधिकार में। तीसरा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86 या 86वें संविधान संशोधन को पास कर बनाया गया। और चौथा है कि अगस्त 2009 में भारत के संसद से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार एक्ट पारित किया गया था। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 208 प्रश्न संख्या 208 निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून पूरे देश में कब लागू हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों कि जो ये राइट टू एजुकेशन आया था, ये राइट टू एजुकेशन या निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है यह पूरे देश में किस डेट से लागू हुआ। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए 1 जुलाई 2010, बी 1 मई 2010, सी 1 अप्रैल 2010 और डी है प्रिय विद्यार्थियों 1 अप्रैल 2009। तो जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। क्या होगा इसका उत्तर प्रिय विद्यार्थियों? जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार था वो पूरे देश में किस डेट से लागू हुआ? तो 1 जुलाई 10 से नहीं लागू हुआ है, 1 मई 10 से भी नहीं है, 1 अप्रैल 2009 से नहीं। कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना, जिन लोगों का आंसर 1 अप्रैल 2010 है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। प्रिय विद्यार्थियों, 1 अप्रैल 2010 से यह कानून पूरे देश में लागू हुआ और इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों की कानूनी रूप से यह बाध्यता हो गई
कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के भारत के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो अधिनियम था 2009 का, यह जो है 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया पूरे देश में, जिसको हम लोग शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी कहते हैं या निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 209 कि निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ध्यान दीजिए कि निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए, भाईचारे की स्थापना करना। बी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना। सी, माता पिता की आज्ञा का पालन करना। और डी है प्रिय विद्यार्थियों, सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करना है, सार्वजनिक संपत्तियों को सुरक्षित रखना। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे जो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में दिए गए हैं प्रिय विद्यार्थियों, उसमें से क्या है, भाईचारे की स्थापना करना, यह तो है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना, तो यह भी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से भाईचारे की स्थापना करना यह है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना यह भी है, और सार्वजनिक संपत्तियों को सुरक्षित करना यह भी है। यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, यह जो है संविधान में नहीं लिखा है। भले से हम सभी लोगों का मौलिक कर्तव्य है, लेकिन जो संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची है उसमें यह नहीं है। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों, सी ऑप्शन जो है ए इसका सही उत्तर होगा कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की सूची में नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 210 कि किस अनुच्छेद के तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम के प्रतिषेध का प्रावधान है। ध्यान दीजिए, किस अनुच्छेद के तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम प्रतिषेध का प्रावधान है, और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है प्रिय विद्यार्थियों। ए, अनुच्छेद 28, बी, अनुच्छेद 25, सी, अनुच्छेद 27 और डी है अनुच्छेद 23। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से आपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि किस अनुच्छेद के तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम के प्रतिषेध का प्रावधान है। क्या होगा इसका सही उत्तर? अनुच्छेद 28 नहीं है, 25 नहीं, 27 नहीं, क्या है, अनुच्छेद 23 है। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23 है, आप सभी लोगों के आंसर सही हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 211 211 कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। ध्यान दीजिए, मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, यह प्रश्न है, और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए, अनुच्छेद 51 क, बी, अनुच्छेद 50, सी, अनुच्छेद 51 और डी, अनुच्छेद 40। तो जल्दी से आपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। क्या होगा इसका सही उत्तर विद्यार्थियों? 40 नहीं, 51 नहीं, 50 नहीं, किसमें है? अनुच्छेद 51 का या 51A में रखा गया है। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर ए है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 क में रखा गया। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जो मौलिक कर्तव्य की बात है तो वो भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत है। तो यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कहाँ है मौलिक कर्तव्य, भाग 4 क, भाग 4 क में है और 51 क में है। अनुच्छेद 51 का भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 212 प्रश्न संख्या 212 कहता है कि मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों कि मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। तो जल्दी से आपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। क्या होगा? 13 नहीं है, 12 नहीं है, इस समय 10 भी नहीं है, क्या है? 11 है। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है या 11 है। ध्यान दीजिए कि 1942 में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी थी? 10 थी। 1942 में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 2002 में, साल 2002 में वाजपेयी सरकार के 86वें संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा वाला प्रावधान जोड़ा गया और इस तरह मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल क्या हो गई? 11 हो गई। अर्थात पहले संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 10 थी, लेकिन जब राइट टू एजुकेशन या 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान को जोड़ा गया, तो उस समय जो है एक मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना है हमारा मौलिक कर्तव्य होगा। तो इस तरह से कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या बढ़ करके 11 या 11
हो गई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 213 प्रश्न संख्या 213 कहता है कि उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग कहाँ स्थित है। बहुत ही सरल प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों, आप जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। आपके ऑप्शन है ए नोएडा, बी वाराणसी, सी लखनऊ और डी प्रयागराज। तो इसका सही उत्तर क्या है प्रिय विद्यार्थियों? नोएडा नहीं, वाराणसी नहीं, प्रयागराज क्या है? लखनऊ में जो है उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग स्थित है। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी आंसर चुना है, जिन लोगों का आंसर लखनऊ है, आप सभी लोगों को उत्तर सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 214 प्रश्न संख्या 214 कहता है कि उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के द्वारा हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों कि उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के द्वारा हुआ। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1965, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1966 या मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1985। तो जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए प्रिय विद्यार्थियों कि उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के द्वारा हुआ। तो किसके द्वारा हुआ? 85 नहीं, 66 नहीं, 65 नहीं, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा हुआ। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के अनुसार अधिसूचना संख्या 2254 ख 64 1996 अर्थात 6/4/1996 को दिनांक 4 अप्रैल 1996 के द्वारा किया गया। तो 4 अप्रैल 1996 को उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा किया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 215 कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए न्यायमूर्ति रविंद्र सिंह, बी न्यायमूर्ति सैयद रफत आलम, सी न्यायमूर्ति तरुण चटर्जी या डी न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा। प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। क्या है वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा नहीं है, न्यायमूर्ति तरुण चटर्जी भी नहीं, न्यायमूर्ति रविंद्र सिंह नहीं, कौन है? न्यायमूर्ति सैयद रफत आलम जी हैं। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना, जिन लोगों का आंसर बी है या न्यायमूर्ति सैयद रफत आलम है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। न्यायमूर्ति सैयद रफत आलम वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 216 प्रश्न संख्या 216 है कि उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। बी है कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु या जो भी पहले हो। सी है कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु या जो भी पहले हो। और डी है प्रिय विद्यार्थियों कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु या जो भी पहले हो। तो जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए प्रिय विद्यार्थियों कि उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने दिन का होता है। तो कितने दिन का होता है प्रिय विद्यार्थियों? कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले होती है प्रिय विद्यार्थी वही को इसी को मान लिया जाता है। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना है आप सभी लोगों को उत्तर सही है। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है वो कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो मानी जाती है। अर्थात यदि उनकी आयु 70 वर्ष पहले हो जाती है तो उसको मान लिया जाएगा या फिर जो कार्यावधि है वो 5 साल की होती है, उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 217 प्रश्न संख्या 217 कि उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। बहुत ही सरल प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों और जल्दी से आपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए 15 अक्टूबर 2000, बी 17 अक्टूबर 2001, सी है 7 अक्टूबर 2002 और डी है प्रिय विद्यार्थियों 20 नवंबर 2002। तो ध्यान दीजिए उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब होती है। इसके ऑप्शंस जो आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं आप जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। कब होती है प्रिय विद्यार्थियों?
15 अक्टूबर को 2000 को नहीं है, 2001 में भी नहीं है, कब है 20 नवंबर 2002 को भी नहीं, कब 7 अक्टूबर 2002 को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। तो इस तरह से विद्यार्थियों सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 7 अक्टूबर 2002। मानव अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 1993, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 की धारा 21 के तहत 7 अक्टूबर 2002 को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जाती है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 218, प्रश्न संख्या 218 आपकी स्क्रीन पर विद्यार्थियों कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना कब हुई। ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या एनएचआरसी की स्थापना कब हुई, और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए 10 अक्टूबर 1993, बी 10 अक्टूबर 1992, सी 12 दिसंबर 1993 और डी है प्रिय विद्यार्थियों 12 अक्टूबर 1993। तो जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। क्या है, 10 अक्टूबर 1993 नहीं है, 10 अक्टूबर 92 भी नहीं है, 12 दिसंबर 1993 क्या है, 12 अक्टूबर 1993 को एनएचआरसी या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है। तो इस तरह से विद्यार्थियों आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है आप सभी लोगों उत्तर सही है, 12 अक्टूबर 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। तो ध्यान दीजिए 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है, और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एच.एल. दत्तू, दूसरा है श्री न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत, सी है श्रीमती ज्योतिका कालरा और डी है न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा। तो जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस कौन है, एच.एल. दत्तू जी वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना आप सभी लोगों का उत्तर सही है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 220, प्रश्न संख्या 220 कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। ध्यान दीजिए एनएचआरसी का जो अध्यक्ष होता है, चेयरमैन होता है, उसका कार्यकाल कितने दिन का होता है, और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, बी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, सी 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक और डी है प्रिय विद्यार्थियों 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। तो जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए कि आपके अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है, कितने दिन का होता है या क्या होता है। तो जल्दी से आंसर को टाइप करिए। क्या है, 5 वर्ष 62 वर्ष की आयु नहीं है, 5 वर्ष 65 वर्ष की आयु भी नहीं है, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु नहीं, क्या है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। अर्थात अधिकतम 5 वर्ष हो सकती है या यदि उनकी आयु 70 वर्ष पूरी हो जाए तब तक हो सकती है। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 221, प्रश्न संख्या 221 कि संविधान सभा के संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था। ध्यान दीजिए जो संविधान सभा हमारे देश की थी उसके संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था, और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी राजेंद्र प्रसाद। तो जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। प्रिय विद्यार्थियों संविधान सभा के संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नहीं, कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू है, आप सभी लोगों के आंसर सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष
थे। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 222, प्रश्न संख्या 222 कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने दिन लगे। बहुत सरल प्रश्न विद्यार्थियों, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने दिन लगे। ए है 2 वर्ष 11 महीना 20 दिन, बी है 2 वर्ष 10 महीना 18 दिन, सी है 2 वर्ष 11 महीना 19 दिन और डी है प्रिय विद्यार्थियों 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने दिन लगे। तो 2 वर्ष 11 महीना 20 दिन गलत है, 2 10 महीना 18 दिन में गलत है, 11 महीना 19 दिन में गलत है। क्या है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन जो ऑप्शन है यही ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना या जिन लोगों का आंसर 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज या 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन है, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 223, प्रश्न संख्या 223 कहता है कि संविधान के प्रारूप को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था। ध्यान दीजिए, संविधान के प्रारूप को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, बी 26 दिसंबर 1950 ईस्वी को, सी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को या डी है 26 दिसंबर 1949 ईस्वी को। तो जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। संविधान के प्रारूप को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था विद्यार्थियों। तो 26 जनवरी 1950 को नहीं, 26 दिसंबर 1950 को नहीं, 26 दिसंबर 1949 में कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रारूप को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों के आंसर सी है, आप सभी लोगों के आंसर, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 224 कि रुडयार्ड किपलिंग निम्न में से किसके हिमायती थे। आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा रुडयार्ड किपलिंग जी का। तो रुडयार्ड किपलिंग निम्न में से किसके हिमायती थी और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए साम्राज्यवाद के, बी लोकतंत्र के, सी समाजवाद के या डी उपरोक्त सभी के। तो जल्दी से आपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए विद्यार्थियों। रुडयार्ड किपलिंग किसके हिमायती थे, समाजवाद नहीं, लोकतंत्र नहीं, किसके थे, साम्राज्यवाद के थे। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना या साम्राज्यवाद आंसर दिया, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। रुडयार्ड किपलिंग साम्राज्यवाद के हिमायती थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 225, भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। तो जल्दी से आपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए प्रिय विद्यार्थियों। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो क्या होगा इसका सही उत्तर। बहुत ही फेमस क्वेश्चन और सरल प्रश्न है। राजेंद्र प्रसाद को नहीं, जवाहरलाल नेहरू को नहीं, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी को नहीं, किसको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है या ए है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 226 कि सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना की थी, किसने की थी प्रिय विद्यार्थियों। सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना यह प्रश्न है और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए स्वामी विवेकानंद ने, बी महात्मा गांधी ने, सी जयप्रकाश नारायण ने या डी उपरोक्त सभी मिलकर। तो क्या होगा उत्तर प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से आपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो विवेकानंद जी के द्वारा नहीं, महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं, तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान दीजिए, सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना जेपी नारायण या जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा की गई थी। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। जयप्रकाश नारायण जी ने सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 227, प्रश्न संख्या 227 कह रहा है कि पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज दैट इज PUCL, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की स्थापना किसने की थी और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी महात्मा गांधी, सी स्वामी विवेकानंद या डी जयप्रकाश नारायण। तो जल्दी से आपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए प्रिय विद्यार्थियों कि PUCL दैट इज पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं, स्वामी महात्मा गांधी जी भी नहीं, स्वामी विवेकानंद जी भी नहीं, किसके द्वारा, जेपी नारायण या जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा
PUCL की स्थापना की गई थी। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना, जिन लोगों का आंसर डी है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 228 कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है, और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ए श्रीमती रेखा शर्मा, बी श्रीमती ममता शर्मा, सी श्रीमती गीता त्रिपाठी या डी श्रीमती रेखा पांडे। जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है प्रिय विद्यार्थियों, तो श्रीमती रेखा शर्मा जी जो हैं वो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। प्रिय विद्यार्थियों श्रीमती रेखा शर्मा इसका सही उत्तर है। श्रीमती रेखा शर्मा ने 7 अगस्त 2018 को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया। तो 7 अगस्त 2018 को उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया और तब से अब तक जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर है। तो नाम याद रखिए, श्रीमती रेखा शर्मा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 229 कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई। ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ए 1 जनवरी 1993, बी 20 जनवरी 1992, सी 10 जनवरी 1995 या डी है 10 जनवरी 1992। तो जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए प्रिय विद्यार्थियों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी और इसके ऑप्शन जो है उसमें 1 जनवरी 1993 गलत है, 20 जनवरी 1992 भी गलत है, 10 जनवरी 1995 भी गलत है। क्या है, 10 जनवरी 1992 को हुई थी। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना, जिन लोगों का आंसर डी है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। प्रिय विद्यार्थियों 10 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय महिला आयोग जिसको हम लोग नेशनल कमीशन फॉर वीमेन या NCW भी कहते हैं, ये भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 10 जनवरी 1992 में गठित एक सांविधिक निकाय है। ध्यान दीजिए, क्या है ये, एक सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है और प्रिय विद्यार्थियों स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है। और 1990 में संसद के द्वारा पारित अधिनियम, जो अधिनियम पारित हुआ था उसी के तहत 10 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 230 कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली प्रमुख कौन थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली प्रमुख कौन थी और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ए श्रीमती रेखा शर्मा, बी सुश्री पूजा शर्मा, सी श्रीमती ममता शर्मा या डी सुश्री कांता पटनायक। तो जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए प्रिय विद्यार्थियों कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली प्रमुख कौन थी। तो ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली प्रमुख कौन थी प्रिय विद्यार्थियों, तो श्रीमती रेखा शर्मा तो नहीं है, पूजा शर्मा भी नहीं है प्रिय विद्यार्थियों, ममता शर्मा भी नहीं। कौन है, सुश्री कांता पटनायक जी वर्तमान समय राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली प्रमुख थी। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली प्रमुख के रूप में सुश्री कांता पटनायक का नाम चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। प्रिय विद्यार्थियों जो श्रीमती रेखा शर्मा है ये वर्तमान में जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग की जो पहली प्रमुख है कौन है, सुश्री कांता पटनायक जी हैं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 231 की परमादेश कब जारी किया जाता है। ध्यान दीजिए, परमादेश कब जारी किया जाता है और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ए कानूनी और संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं होने पर, बी कानूनी और संवैधानिक दायित्व का पालन होने पर, सी है उपयुक्त दोनों और डी है उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों कब होता है परमादेश, कब जारी होता है, जब कानूनी और संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं हो रहा होता है तब परमादेश जारी किया जाता है। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर ए है कानूनी और संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं होने पर, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 232 आपकी स्क्रीन पर निम्न में से कौन एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार गैर सरकारी संस्थान है। ध्यान दीजिए कि कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारी गैर सरकारी संस्थान है। एनजीओ है प्रिय विद्यार्थियों, मानवाधिकार के क्षेत्र में एनजीओ है। इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ए अमनेस्टी इंटरनेशनल, बी FBI, सी नासा और डी रॉ। तो जल्दी से आपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारी गैर सरकारी संस्थान या एनजीओ है। रॉ नहीं है, नासा नहीं है, FBI नहीं, कौन सा है, अमनेस्टी इंटरनेशनल है। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर अमनेस्टी इंटरनेशनल है, आप सभी लोगों का उत्तर
सही है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 233, अमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है? अमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए पेरिस, बी जेनेवा, सी वाशिंगटन या डी लंदन। तो जल्दी से आपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए प्रिय विद्यार्थियों। अमनेस्टी इंटरनेशनल मुख्यालय जो है, अमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस नहीं, जेनेवा नहीं, वाशिंगटन कहाँ है? लंदन में है। प्रिय विद्यार्थियों, जो यह एनजीओ है ये यूनाइटेड किंगडम का एनजीओ है। तो यूनाइटेड किंगडम का एनजीओ होने की वजह से अमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर होगा? लंदन में हो सकता है। तो इस तरह से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन प्रिय विद्यार्थियों। आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। लंदन, दैट इज यूनाइटेड किंगडम में अमनेस्टी इंटरनेशनल नामक मानवाधिकार या ह्यूमन राइट्स एनजीओ का हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 234, कि अमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? देखिए कि अगला प्रश्न जो है कि अमनेस्टी इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स का एनजीओ है, इसकी स्थापना कब हुई है प्रिय विद्यार्थियों? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए 5 जून 1965, बी अगस्त 1962, सी जुलाई 1961 और डी है जुलाई 1963। तो जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए प्रिय विद्यार्थियों। क्या होगा इसका सही उत्तर? अमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना जून 1965 में नहीं हुई, अगस्त 1962 में भी नहीं हुई, जुलाई 1963 में किस में हुई? जुलाई 1961 को हुई है। तो ध्यान दीजिए जुलाई 1961। तो आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर सी है या जुलाई 1961 है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। अमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना जुलाई 1961 या 1961 में हुई थी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 235, अमनेस्टी इंटरनेशनल के संस्थापक या फाउंडर कौन है? ध्यान दीजिए, अमनेस्टी इंटरनेशनल के संस्थापक या फाउंडर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए पीटर बेंसन, बी क्यूमी नायडू, सी एच पीटरसन और डी है क्यूमी पटनायक। तो जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि अमनेस्टी इंटरनेशनल के संस्थापक या फाउंडर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है प्रिय विद्यार्थियों? पटनायक नहीं है, पीटरसन नहीं है, नायडू नहीं, कौन है? पीटर बेंसन जी हैं। तो आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। पीटर बेंसन जो है अमनेस्टी इंटरनेशनल के फाउंडर या संस्थापक हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 236, कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस? प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग जान रहे हो कि जो यूनाइटेड नेशंस में सेक्रेटरी जो होते हैं या महासचिव जो होते हैं, इनका कार्यकाल क्या है, इनका टेन्योर क्या होता है? यही प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, ये 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष या डी 6 वर्ष। तो जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का जो कार्यकाल होता है वो 3 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, क्या होता है? 5 वर्ष का होता है। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना, जिन लोगों का आंसर सी है या 5 ईयर्स है, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 237, कि संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख अधिकारी कौन होता है? ध्यान दीजिए कि जो संयुक्त राष्ट्र है या यूनाइटेड नेशंस है, इसका सबसे प्रमुख अधिकारी कौन होता है, यह प्रश्न है। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए अध्यक्ष, बी सचिव, सी निदेशक या डी महासचिव। तो जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए प्रिय विद्यार्थियों। यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो प्रिय विद्यार्थियों कौन होता है? अध्यक्ष नहीं होता है, सचिव नहीं होता है, निदेशक नहीं, कौन होता है? महासचिव होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। जो संयुक्त राष्ट्र है प्रिय विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र का जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता है वो कौन होता है? सेक्रेटरी होता है। जो प्रिय विद्यार्थियों, तो सेक्रेटरी जनरल, जनरल सेक्रेटरी, जिसको हम लोग महासचिव कहते हैं, वो होता है। तो महासचिव संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 238, मौलिक अधिकारों की सूची से किस अधिकार को हटाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सरल प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए, कि मौलिक अधिकारों की सूची से किस अधिकार को हटाया गया? ये समानता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध का अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार या डी संपत्ति का अधिकार। तो जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। किसको हटाया गया प्रिय विद्यार्थियों? मौलिक अधिकारों की सूची से समानता के अधिकार को नहीं, शोषण को नहीं, स्वतंत्रता को नहीं, किसको हटाया? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना, जिन लोगों के आंसर संपत्ति का अधिकार या डी है, आप सभी लोगों को उत्तर सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 239, संविधान के किस भाग को मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है? ध्यान दीजिए, संविधान के किस भाग को मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है? तो ध्यान
किसे जन्मदाता कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों मूल अधिकारों का, यह प्रश्न है। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर प्रिय विद्यार्थियों, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। तो क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, संविधान के किस भाग को मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। अब यहाँ पे जो बात आती है प्रिय विद्यार्थियों, जो ऑप्शंस दिए गए हैं इन सभी ऑप्शंस को हम लोग ध्यान से देखें तो जो भाग 1 है, भाग 1 जो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है और भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है, जबकि भाग 4 जो है मूल कर्तव्य से संबंधित है। तो संविधान के किस भाग को मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है प्रश्न है। तो यहाँ पर जो भाग 3 होगा प्रिय विद्यार्थियों सही उत्तर होगा, क्योंकि भाग 1 क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है, भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है और भाग 4 जो है वो मूल कर्तव्यों से संबंधित है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे जो हम सभी लोगों को याद रखना है वो क्या है कि भाग 1 का संबंध संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से है, भाग 2 का नागरिकता से है, भाग 3 का मौलिक अधिकार से है और भाग 4 का मूल कर्तव्य से है। यहाँ पे प्रश्न है कि संविधान के किस भाग को मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। तो जो भाग 3 होगा प्रिय विद्यार्थियों ये सही उत्तर होगा। तो आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना, आप सभी लोगों का उत्तर, आप सभी लोगों का आंसर सही है। भाग 3 को संविधान के मूल अधिकारों का या मौलिक अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 240, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। विकल्प ए राज्य विधानसभा के द्वारा, बी राज्यपाल के द्वारा, सी मुख्यमंत्री के द्वारा या डी राष्ट्रपति के द्वारा। तो जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए प्रिय विद्यार्थियों। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो राज्य विधानसभा नहीं, राज्यपाल नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना, जिन लोगों का आंसर डी है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 241, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग के लिए सरल हो सकता है क्योंकि आप सभी लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए 20 जून 1920, सी है बी है 15 सितंबर 1925, सी है 10 जनवरी 1920 और डी है प्रिय विद्यार्थियों 10 जून 1930। तो जल्दी से आपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। कब हुई है प्रिय विद्यार्थियों, 20 जून 1920 को नहीं हुई, 15 सितंबर 1925 को नहीं हुई, 10 जून 1930 नहीं, कब हुई है, 10 जनवरी 1920 को हुई है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। 10 जनवरी 10 जनवरी 1920 या 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों, याद रखिए 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 242 कि राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। प्रिय विद्यार्थियों राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए जिनेवा, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क या डी बीजिंग। तो जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। जो यूनाइटेड नेशंस या राष्ट्र संघ इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय कहाँ है, बीजिंग नहीं, न्यूयॉर्क नहीं, पेरिस नहीं, कहाँ है, जिनेवा में है। प्रिय विद्यार्थियों स्विट्जरलैंड में जो जिनेवा नामक स्थान है वहां पर राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, जिनेवा या स्विट्जरलैंड में राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 243 इज ऑन योर स्क्रीन। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म। प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न है कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म या आधुनिक उदारवाद का जनक किसे कहते हैं। आधुनिक उदारवाद का जनक कौन है। और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर, ए लास्की, बी जॉन लॉक, सी टी.एच. ग्रीन या डी ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। प्रिय विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म, आधुनिक उदारवाद का जनक कौन है। तो कौन है प्रिय विद्यार्थियों, उपरोक्त सभी तो सही नहीं है, टी.एच. ग्रीन भी नहीं सही है, लास्की भी नहीं सही, कौन है, जॉन लॉक जी को
फादर ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म कहा जाता है? आधुनिक उदारवाद का जनक या फादर ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म कौन है? जॉन लॉक जी हैं। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना, आप सभी लोगों का उत्तर, आप सभी लोगों का आंसर यही है, बी ऑप्शन, दैट इज जॉन लॉक इज द फादर ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म। आधुनिक उदारवाद का जनक जॉन लॉक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 244 इज ऑन योर स्क्रीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट इज व्हेन वी सेलिब्रेट ह्यूमन राइट्स डे या मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है प्रिय विद्यार्थियों? इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर 26 नवंबर को या 15 दिसंबर को या 15 अगस्त को या 10 दिसंबर को। तो जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। 26 नवंबर नहीं, 15 दिसंबर नहीं, 15 अगस्त नहीं, कब मनाते हैं? 10 दिसंबर या 10 दिसंबर को प्रिय विद्यार्थियों मानवाधिकार दिवस या ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों के आंसर 10 दिसंबर है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 245 इज ऑन योर स्क्रीन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, दैट इज यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का गठन कब किया? ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, दैट इज यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का गठन कब किया है? ध्यान दीजिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए 2003, बी 2006, सी 2007 या डी 2008 में। तो जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए प्रिय विद्यार्थियों। क्या होगा इसका सही उत्तर? 2008 नहीं, 7 नहीं, 3 नहीं, क्या है? 2006 में, 2006 इज द राइट आंसर, राइट ऑप्शन। प्रिय विद्यार्थियों, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 2006 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, दैट इज यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का गठन किया। तो आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना, जिन लोगों का आंसर 2006 है, वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 246, मूल अधिकारों को किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, कि जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं नागरिकों को या मूल अधिकार दिए गए हैं, उन मूल अधिकारों को किसके द्वारा सस्पेंड किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री के द्वारा, बी विधि मंत्री के द्वारा, सी मुख्यमंत्री के द्वारा, सी डी है राष्ट्रपति के द्वारा। तो जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए विद्यार्थियों। मूल अधिकारों को किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, विधि मंत्री नहीं कर सकता, मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, कौन कर सकता है? राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकता है। तो फिर विद्यार्थियों, इस तरह से जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मूल अधिकारों को राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 247 इज ऑन योर स्क्रीन। भारतीय संविधान कैसा है? बहुत सरल प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों, कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या भारतीय संविधान है वो कैसा है? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए लचीला है, बी कठोर है, सी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, और डी न ही कठोर है और न ही लचीला है। तो जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए प्रिय विद्यार्थियों। हमारे देश का जो संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, वो क्या है? न तो बहुत लचीला है, न तो बहुत कठोर है। इसको प्रिय विद्यार्थियों, जो इसका सी ऑप्शन है, इसको हम सही मान सकते हैं कि अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों, दैट इज द राइट ऑप्शन। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 248 इज ऑन योर स्क्रीन, कि भारतीय संविधान की धारा 45 में कब संशोधन किया गया? ध्यान दीजिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो धारा 45 है उसमें कब संशोधन किया गया है? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए 2000, 2000, बी 2001, सी 2002 या डी है 2003। तो जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, कि भारतीय संविधान की धारा 45 में कब संशोधन किया गया? कब किया गया? 2000 में नहीं, 1 में नहीं, 3 में, कब किया गया? 2002 में या 2002 में किया गया है। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर 2002 है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 249, थॉमस पेन ने अपनी रचना द राइट्स ऑफ मैन में अधिकार के किस सिद्धांत को मान्यता दी? ध्यान दीजिए, थॉमस पेन ने
अपनी रचना द राइट्स ऑफ मैन में अधिकार के किस सिद्धांत को मान्यता दी? और इसके ऑप्शंस हैं ए नेचुरल राइट्स या प्राकृतिक अधिकार, बी कानूनी अधिकार, सी नैतिक अधिकार या डी ऐतिहासिक अधिकार। तो जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए कि थॉमस पेन ने अपनी रचना द राइट्स ऑफ मैन में अधिकार के किस सिद्धांत को मान्यता दी? तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐतिहासिक को नहीं, नैतिक को नहीं, कानूनी को नहीं, किसको दिया उन्होंने? प्राकृतिक अधिकार या नेचुरल राइट्स को थॉमस पेन ने अपनी रचना द राइट्स ऑफ मैन में अधिकार दिया। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ये ऑप्शन चुना या जिन लोगों का आंसर प्राकृतिक अधिकार या नेचुरल राइट्स रहा या नेचुरल राइट्स रहा, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 250, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? ध्यान दीजिए, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर, ए अनुच्छेद 10 से 20, बी अनुच्छेद 15 से 30, सी है अनुच्छेद 29 से 30 और डी है प्रिय विद्यार्थियों अनुच्छेद 23 से 24। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। क्या है? 10 से 20 नहीं, 15 से 30 नहीं, 23 24 नहीं, क्या है प्रिय विद्यार्थियों? 29 to 30 है। तो आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने अनुच्छेद 29 से 30 चुना है या जिन लोगों का आंसर सी है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। आर्टिकल 29 to 30 अर्थात अनुच्छेद 29 से 30 में संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार का प्रावधान हमारे देश के संविधान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 251, कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, सरल प्रश्न भी आप सभी लोगों के लिए, कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? ए है संविधान के भाग 1 में, बी है संविधान के भाग 2 में, सी है संविधान के भाग 3 में या डी है संविधान के भाग 4 में। तो किसमें प्रिय विद्यार्थियों? जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, किसमें है? संविधान के भाग 3 में है। तो इस तरह से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर संविधान का भाग 3 है, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 252, काका साहब कालेलकर आयोग निम्न में से किससे संबंधित था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, कि काका साहब कालेलकर आयोग निम्न में से किससे संबंधित था? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए अनुसूचित जात, बी अनुसूचित जनजात, सी पिछड़ा वर्ग या डी ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त में नन ऑफ द एबव या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए प्रिय विद्यार्थियों, कि जो काका साहब कालेलकर आयोग था वो निम्न में से किससे संबंधित था? तो किससे था प्रिय विद्यार्थियों? जो डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो गलत है। अनुसूचित जात ये भी नहीं है, अनुसूचित जनजात ये भी नहीं, क्या है? पिछड़ा वर्ग है। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। काका साहब कालेलकर आयोग या काका साहब कालेलकर कमीशन जो है वो पिछड़ा वर्ग या बैकवर्ड क्लास से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 253, निम्न में अधिकारों की नैतिक अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? ध्यान दीजिए, निम्न में अधिकारों की नैतिक अवधारणा या मोरल कंसेप्ट के प्रतिपादक कौन है? इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर, ए लास्की, बी कांट, सी ग्रीन या डी रूसो। तो जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए कि अधिकारों की जो नैतिक अवधारणा है प्रिय विद्यार्थियों, मोरल कंसेप्ट ऑफ राइट्स जो है, इसके प्रतिपादक कौन है? तो कौन है प्रिय विद्यार्थियों? रूसो नहीं है, ग्रीन नहीं है, लास्की, कौन? कांट जी हैं। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों के आंसर कांट है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। अधिकारों की जो नैतिक अवधारणा है, उस अधिकारों की नैतिक अवधारणा के जो प्रतिपादक है वो कौन है? कांट जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 254, प्रश्न संख्या 254 आपकी स्क्रीन पर, कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ों को चिन्हित कर विभिन्न क्षेत्रों में विशेष अवसर दिए जाने का प्रावधान है? ध्यान दीजिए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ों को चिन्हित कर विभिन्न क्षेत्रों में विशेष अवसर दिए जाने का प्रावधान है। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए अनुच्छेद 310, बी अनुच्छेद 320, सी है अनुच्छेद 330 या डी है अनुच्छेद 340। तो जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ों को चिन्हित कर विभिन्न क्षेत्रों में विशेष अवसर दिए जाने का प्रावधान है? तो क्या है प्रिय विद्यार्थियों? अनुच्छेद 310 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, क्या? अनुच्छेद 340 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने आर्टिकल 340 या डी ऑप्शन चुना है, अनुच्छेद 340, इनका उत्तर है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। अनुच्छेद 340 या आर्टिकल 340 के अंतर्गत सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ों को चिन्हित कर विभिन्न क्षेत्रों में विशेष अवसर दिए जाने का प्रावधान है। हमेशा याद रखिएगा, अनुच्छेद 340 के अंतर्गत ही यह प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 255,
प्रश्न संख्या 255, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का वर्णन है? बहुत सरल प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोगों के लिए, और इसके ऑप्शन संविधान के भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4 क में। तो जल्दी से अपने उत्तर को चैट बॉक्स में टाइप करिए कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का अधिकार है। प्रिय विद्यार्थियों, जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती है, मूल कर्तव्य होते हैं, उनका वर्णन जो है संविधान के किस भाग में है? तो भाग 1 में नहीं है, भाग 2 में नहीं है, भाग 3 में किस में है? भाग 4 के क में। तो भाग 4 क जो है दैट इज द राइट ऑप्शंस। आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। संविधान के भाग 4 क में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 256, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर प्रिय विद्यार्थियों, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 10 से 35, अनुच्छेद 15 से 40, अनुच्छेद 12 से 40। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों कि हमारे देश का जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसके किन अनुच्छेदों में फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो किसमें विद्यार्थियों? 12 से 40 नहीं है, 15 से 40 नहीं है, 10 से 35 नहीं, किसमें? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों या फंडामेंटल राइट्स का वर्णन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 257, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का वर्णन है? ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का वर्णन है? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए अनुच्छेद 50, बी अनुच्छेद 51 क, सी अनुच्छेद 52 या डी अनुच्छेद 53। तो जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए प्रिय विद्यार्थियों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का वर्णन है? तो किसमें विद्यार्थियों? 53 नहीं, 52 नहीं, 50 नहीं, अनुच्छेद 51 क में जो है मूल कर्तव्यों का वर्णन है। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना या जिन लोगों का आंसर अनुच्छेद 51 क या 51A 51A है, आप सभी लोगों के उत्तर, आप सभी लोगों के आंसर सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के तहत मूल कर्तव्यों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 258, किस अनुच्छेद के तहत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है? ध्यान दीजिए, किस अनुच्छेद के तहत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है? और इसके ऑप्शंस विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, ए 19(1), बी 29(1), सी 39(1) या डी 49(1). तो जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए प्रिय विद्यार्थियों कि किस अनुच्छेद के तहत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है? तो क्या है इसका उत्तर? 49(1) नहीं, 39(1) नहीं, 19(1) नहीं, क्या 29A या 29(1) इसका उत्तर है प्रिय विद्यार्थियों। तो आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर 29(1) या 29A है या 29 क है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। अनुच्छेद 29(1) के तहत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 259, किस अनुच्छेद के तहत केवल भाषा, जात, धर्म और संस्कृति के आधार पर किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता? ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों कि किस अनुच्छेद के तहत केवल भाषा, जात, धर्म और संस्कृति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सरकारी या सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर 19(2), ए है 19(2), बी है 49(2), सी है 29(2) या डी है 39(2), 39(2). तो जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों कि किस अनुच्छेद के तहत केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता? तो क्या है? 19(2) गलत है, 49(2) नहीं है, 39(2) नहीं, क्या 29(2) के अंतर्गत यह प्रावधान हमारे देश की संविधान में है। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना, जिन लोगों का आंसर सी है या 29(2) है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। संविधान की जो अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 29(2) के अंतर्गत ये प्रावधान है कि केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी सरकारी संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 260 कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ध्यान दीजिए कि प्राथमिक स्तर या प्राइमरी लेवल पर मातृभाषा या मदर लैंग्वेज में जो है शिक्षा देने का प्रावधान किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद में है? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए 315, बी 324, सी 326 या डी है 350। फिर विद्यार्थियों सी 326 का या डी है 350 का। तो जल्दी से अपने उत्तर को चैट बॉक्स में टाइप करिए
कि प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल पर मातृभाषा या मदर लैंग्वेज में शिक्षा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 315 नहीं है, 24 नहीं है, 326 का भी नहीं है, क्या है प्रिय विद्यार्थियों? 350 का है। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना या जिन लोगों का आंसर 350 ए या 351 या 350 का है, 350 का है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। अनुच्छेद 350 का में यह प्रावधान है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 261 कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का प्रावधान है? ध्यान दीजिए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का प्रावधान है। और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर प्रिय विद्यार्थियों, ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 42, सी अनुच्छेद 43 और डी है अनुच्छेद 46। तो जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए कि जो विकल्प है ए अनुच्छेद 40 या आर्टिकल 40, बी है अनुच्छेद 42 या आर्टिकल 42, सी अनुच्छेद 43 या आर्टिकल 43 और डी है प्रिय विद्यार्थियों अनुच्छेद 46 या आर्टिकल 46। तो इन चारों में से कौन सा वह आर्टिकल अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की जाएगी? तो क्या है उसका सही उत्तर प्रिय विद्यार्थियों? अनुच्छेद 40 नहीं है, 42 नहीं, 43 नहीं, क्या है? अनुच्छेद 46 या आर्टिकल 46 है। इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना, जिन लोगों का आंसर अनुच्छेद 46 या आर्टिकल 46 है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। आर्टिकल 46 या अनुच्छेद 46 के अंतर्गत ही यह प्रावधान है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का प्रावधान गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 262, प्रश्न संख्या 262 है कि निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूह कौन है? ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूह कौन है और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए एमनेस्टी इंटरनेशनल, बी ह्यूमन राइट्स वॉच, सी कॉमनवेल्थ ह्यूमन वॉच या डी ऑल ऑफ द एबव भैया उपयुक्त सभी। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे कुछ एनजीओ के नाम दिए गए हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल के एनजीओ हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, स्वयं सेवी समूह है? प्रिय विद्यार्थियों, और इसके ऑप्शन जो आपकी स्क्रीन पर है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स वॉच है, सी कॉमन हेल्थ ह्यूमन वॉच है और डी है उपयुक्त सभी। तो जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। क्या होगा? एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स वॉच भी है, कॉमनवेल्थ ह्यूमन वॉच भी है। तो इस तरह से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन दिया, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 263 कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? ध्यान दीजिए कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल प्रिय विद्यार्थियों जो ह्यूमन राइट्स का एनजीओ है, इसको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो कब मिला, यह प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल का शांति पुरस्कार कब मिला? और इसके ऑप्शंस जो है प्रिय विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन पर है। इसके ऑप्शंस प्रिय विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन पर। ए 1965 में, बी 1970 में, सी 1977 में या डी 1975 में। तो जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करें प्रिय विद्यार्थियों कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल शांति का पुरस्कार कब मिला है? क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका सही उत्तर? 1965 में नहीं मिला, 70 में नहीं मिला, 75 में नहीं मिला, 1977 में मिला है। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल का शांति या पीस, नोबेल पीस अवार्ड प्रिय विद्यार्थियों, नोबेल शांति पुरस्कार 1977 या 1977 में मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 264 कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार कब प्रदान किया गया? ध्यान दीजिए कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो ये एनजीओ है, इसको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानवाधिकार पुरस्कार भी मिला है। तो कब मिला, ये ऑप्शन, ये प्रश्न है और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए 1980 में, बी 1970 में, सी है प्रिय विद्यार्थियों 1977 में और डी है 1978 में। तो जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? एमनेस्टी इंटरनेशनल को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार कब प्रदान किया गया? तो 1980 नहीं, 70
78 नहीं, 77 नहीं, कब मिला? 78 में मिला है। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों के आंसर डी या 1978 है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को 1978 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मानवाधिकार पुरस्कार मिला, जबकि 1977 में क्या मिला? इनको नोबेल प्राइज मिला है पीस का नोबेल प्राइज विद्यार्थियों 1977 में एमनेस्टी इंटरनेशनल को मिला, जबकि 1978 में यूनाइटेड नेशंस का इनको मानवाधिकार पुरस्कार प्राप्त हुआ है इस एनजीओ को। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 265, एमनेस्टी इंटरनेशनल का प्रमुख कार्य क्या है? प्रश्न संख्या 265 है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है इसका प्रमुख कार्य क्या है? जो विद्यार्थियों मानवाधिकार एनजीओ है या मानवाधिकार समूह है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, स्वयंसेवी संस्था है विद्यार्थियों एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका प्रमुख कार्य क्या है? ये प्रश्न है और इसके ऑप्शंस: ए दलितों को अधिकार दिलाना, बी अंतरात्मा के कैदियों की रिहाई का प्रयास, सी पिछड़ों को अधिकार दिलाना, डी है किसानों को अधिकार दिलाना। तो जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का प्रमुख कार्य क्या है। क्या है प्रिय विद्यार्थियों? जब इसके बारे में आप सभी लोग पढ़िएगा तो देखिएगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का प्रमुख कार्य क्या है। दलितों को अधिकार दिलाना नहीं है, पिछड़ों को अधिकार दिलाना नहीं, किसानों को अधिकार दिलाना। क्या है इनका? अंतरात्मा के कैदियों की रिहाई का प्रयास है। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अंतरात्मा के कैदियों की रिहाई का प्रयास जो है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 266, ह्यूमन राइट्स वॉच कैसा संगठन है? ध्यान दीजिए, अब जो क्वेश्चन नंबर 266 है 266 है वो कह रहा है कि ह्यूमन राइट्स वॉच कैसा संगठन है, और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर: ए पेरिस आधारित संगठन, बी जेनेवा आधारित संगठन, सी मास्को आधारित संगठन, या डी न्यूयॉर्क आधारित संगठन। तो जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए प्रिय विद्यार्थियों कि ह्यूमन राइट्स वॉच कैसा संगठन है। तो कैसा है प्रिय विद्यार्थियों? पेरिस नहीं, जेनेवा नहीं, मास्को नहीं, क्या है? न्यूयॉर्क आधारित संगठन है ह्यूमन राइट्स वॉच। तो आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना, आप सभी लोगों का उत्तर सही है कि ह्यूमन राइट्स वॉच जो एक एनजीओ है, मानवाधिकार या ह्यूमन राइट्स का एनजीओ है, वो जो है न्यूयॉर्क आधारित संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 267, ह्यूमन राइट्स वॉच संगठन का प्रमुख कार्य है। ह्यूमन राइट्स वॉच जो मानवाधिकार एनजीओ है प्रिय विद्यार्थियों या संगठन है, उसका प्रमुख कार्य क्या है? इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर: ए भेदभाव को रोकना, बी दलितों को अधिकार दिलाना, सी अछूतों की दशा का अध्ययन करना, या डी है उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए कि ह्यूमन राइट्स वॉच संगठन का प्रमुख कार्य क्या है। तो भेदभाव को रोकना है, दलितों को अधिकार दिलाना भी है, अछूतों की दशा का अध्ययन करना भी है। तो इस तरह से डी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। ह्यूमन राइट्स वॉच संगठन का प्रमुख कार्य जो है वो भेदभाव को रोकना भी है, दलितों को अधिकार दिलाना भी है, अछूतों के लिए भी कार्य करना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 268, फूड फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड एक्शन नेटवर्क दैट इज FIAN, फूड फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल ने कब काम शुरू किया? ध्यान दीजिए कि जो FIAN है उसने कब काम करना शुरू किया, यह प्रश्न है। और इसके जो विकल्प हैं प्रिय विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन पर है कि ए है 1985, बी है 1986, सी है 1987 और डी है प्रिय विद्यार्थियों 1988। तो जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि फूड फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड एक्शन नेटवर्क दैट इज FIAN इंटरनेशनल ने अपना काम करना कब शुरू किया, और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर 1985, 86, 87 या 88। तो क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका सही उत्तर? इसका जो सही उत्तर है वो 88 नहीं, 87 नहीं, 50 नहीं, क्या है? 1986 है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों फूड फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड एक्शन नेटवर्क दैट इज FIAN इंटरनेशनल जो है 1986 से अपना काम करना प्रारंभ उन्होंने किया था। इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना काम करना प्रारंभ 1986 या 1986 से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 269, फूड फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड एक्शन नेटवर्क दैट इज FIAN इंटरनेशनल का अंतरराष्ट्रीय सचिवालय कहाँ है? ध्यान दीजिए, फूड फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड एक्शन नेटवर्क दैट इज FIAN इंटरनेशनल का अंतरराष्ट्रीय सचिवालय कहाँ है? इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर: ए जेनेवा, बी जर्मनी, सी ऑस्ट्रेलिया या डी अमेरिका। तो जल्दी से अपने उत्तर को चैट बॉक्स में टाइप करिए विद्यार्थियों कि FIAN इंटरनेशनल जो है जो एक एनजीओ है प्रिय विद्यार्थियों मानवाधिकार का, इसका
जो सचिवालय है वो कहाँ है, तो कहाँ पे विद्यार्थियों, अमेरिका नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, जिन्हें कहाँ है, जर्मनी में है। तो प्रिय विद्यार्थियों जर्मनी के हाइडेलबर्ग नगर में फूड फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल का अंतरराष्ट्रीय सचिवालय है। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने बी उत्तर दिया, जिन लोगों का जर्मनी है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। जर्मनी के हाइडेलबर्ग नगर में फूड फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड एक्शन नेटवर्क दैट इज FIAN इंटरनेशनल का अंतरराष्ट्रीय सचिवालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 270 कि फूड फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड एक्शन नेटवर्क दैट इज FIAN इंटरनेशनल का प्रमुख कार्य क्या है, और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर ए भोजन के अधिकार को उजागर करना, बी कुपोषण की समस्याओं को उठाना, सी आदिवासी जनता, भूमिहीन किसानों और खेत मजदूरों के अधिकारों से संबंधित, या डी है प्रिय विद्यार्थियों उपयुक्त सभी। तो जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए कि जो फूड फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल है इसका प्रमुख कार्य क्या है। तो क्या है प्रिय विद्यार्थियों, भोजन के अधिकार को उजागर करना है, कुपोषण की समस्याओं को उठाना भी है, आदिवासी जनता, भूमि किसानों, खेत मजदूरों के अधिकारों से संबंधित भी है। इस तरह से जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने आल आप देव या उपयुक्त सभी या डी ऑप्शन चुना, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 271 कि फूड फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड एक्शन नेटवर्क दैट इज FIAN इंटरनेशनल संगठन भारत के किस राज्य में कार्यरत है। ध्यान दीजिए कि यह जो फूड फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड एक्शन नेटवर्क है यह हमारे देश भारत में भी कार्यरत है। तो ये किस भारत के किस राज्य में कार्यरत है, और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश, या डी उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए प्रिय विद्यार्थियों कि फूड फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल संगठन भारत के किन राज्यों में है। तो तमिलनाडु में है, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यह हमारे देश के उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में फूड फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 272 कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव दैट इज CHRI कब आरंभ हुआ। प्रिय विद्यार्थियों जब ये क्या है, ह्यूमन राइट्स का एनजीओ है कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव दैट इज CHRI, यह कब प्रारंभ हुआ। इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए 1984, बी 1985, सी 1986, या डी 1987। तो जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए, क्या होगा, 1984 नहीं, 85 नहीं, 86 नहीं, क्या विद्यार्थियों 1987 या 1987 है। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव दैट इज CHRI जो है यह 1987 में प्रारंभ होती है। तो आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर 1987 है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 273 कि कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव CHRI का मुख्यालय कहाँ स्थित है, और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर विद्यार्थियों कि लंदन, नई दिल्ली, जिनेवा या वियना। तो जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव दैट इज CHRI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। लंदन में है, नई दिल्ली में है, जिनेवा है, या वियना में है। तो जल्दी क्या होगा विद्यार्थियों, वियना नहीं है, जिनेवा नहीं है, लंदन नहीं, कहाँ है, नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है प्रिय विद्यार्थियों। इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। प्रिय विद्यार्थियों जो कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव दैट इज CHRI है, ये मूलतः यह जो संगठन है ये लंदन में था। पहले कहाँ था, ये लंदन में था, लेकिन बाद में इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे आ गया, नई दिल्ली में आ गया। तो ध्यान दीजिए कि कहाँ पर आ गया है, नई दिल्ली या हमारे देश में भारत में आ गया है, और पहले कहाँ था, यह लंदन में इसका मुख्यालय था। तो कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव का मुख्यालय हमारे देश में स्थित। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 274 प्रश्न संख्या 274 है कि एंटी स्लेवरी इंटरनेशनल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स की स्थापना कब हुई। अगला जो इंटरनेशनल एनजीओ है विद्यार्थियों दैट इज एंटी स्लेवरी इंटरनेशनल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसकी स्थापना कब हुई, और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर, ए 1839 1839, बी 1845, सी 1800, या डी 1880। तो जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए विद्यार्थियों कि एंटी स्लेवरी इंटरनेशनल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स की स्थापना कब हुई। क्या होगा इसका सही उत्तर विद्यार्थियों, 1880 नहीं है, 1800 नहीं है, 1845 नहीं है, क्या है 1839 या 1839 है। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर ए है दैट इज राइट ऑप्शन, एंटी स्लेवरी इंटरनेशनल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स की स्थापना 1839 में या 1839 में हुई थी।
चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 275, प्रश्न संख्या 275 कह रहा है कि एंटी स्लेवरी इंटरनेशनल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स का प्रमुख कार्य क्या है। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन, बी दास्ता का उन्मूलन, सी उत्पीड़न और दमन के शिकार आदिवासी और अन्य जनता का कल्याण, और डी है उपयुक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो एनजीओ है जिसका नाम एंटी स्लेवरी इंटरनेशनल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इसका प्रमुख कार्य क्या है, यह प्रश्न है। इसके प्रमुख कार्य क्या है प्रिय विद्यार्थियों? बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन है, दास्ता का उन्मूलन भी है, उत्पीड़न और दमन के शिकार आदिवासी और अन्य जनता का कल्याण भी है। तो इस प्रकार से जो डी ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थी, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उपयुक्त सभी जितने भी कार्य हैं वो सभी एंटी स्लेवरी इंटरनेशनल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 276 प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पे मैचिंग का क्वेश्चन है, मिलान करने का क्वेश्चन है। और ये ऑप्शन जो है आपकी स्क्रीन पर है। एक तरफ है गैर सरकारी संगठन और दूसरी तरफ है प्रिय विद्यार्थियों कार्य या उसकी गतिविधि। तो पहला है एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का प्रिय विद्यार्थियों क्या कार्य है? आप हम सभी लोगों ने अभी इसके पहले पढ़ा था। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का क्या कार्य होगा प्रिय विद्यार्थियों? इसका कार्य जो होगा दैट इज 1C, दैट इज अंतर आत्मा के कैदी। इसके विकल्प जो है प्रिय विद्यार्थियों भी आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का क्या कार्य है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो इसका कार्य जो है वो क्या है? अंतर आत्मा के कैदियों से रिलेटेड है। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे जितने भी विकल्प दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे 2 विकल्पों में सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट अगला है कि कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव दैट इज CHRI। तो जो CHRI है प्रिय विद्यार्थियों, इसका जो कार्य है वो क्या है? इसका कार्य है क्षमता निर्माण से। FIAN प्रिय विद्यार्थियों, FIAN जो है तीसरा जो है इसका कार्य क्या है? भूमिहीन किसानों के अधिकारों से। और जो चौथा है दैट ह्यूमन राइट्स वॉच, इसका कार्य क्या है? दलितों के अधिकार से। तो इस तरह से जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव दैट CHRI का जो कार्य है क्षमता निर्माण, तो इसमें भी है, इसमें भी है। फिर FIAN भूमिहीन किसानों दैट इज 3 का D। तो 3 का D किसमें विद्यार्थियों? सी में है। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पहला जो एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये अंतरात्मा के कैदी से संबंधित है, 1C। फिर कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव CHRI जो है 2, ये क्षमता निर्माण से संबंधित है। जो तीसरा है FIAN 3 का D, दैट इज ये भूमिहीन किसानों के अधिकारों से संबंधित है। और जो चौथा है ह्यूमन राइट्स वॉच, यह जो है दलितों के अधिकारों से संबंधित है। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 277, यह भी मिलान करने का प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पे चिपको आंदोलन, NBA दैट इज नर्मदा बचाओ आंदोलन, FIAN जो है और मछुआरा आंदोलन दिया है, और इससे रिलेटेड कुछ बातें दी गई हैं। तो इसके विकल्प को देख लेते हैं हम लोग, और इसके विकल्पों के हिसाब से हम सभी लोग मैच करेंगे। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? अगर सबसे पहले हम लोग नर्मदा चिपको आंदोलन की बात करें, तो इसके बारे में हम सभी लोग जान रहे हैं कि जो चिपको आंदोलन क्या है, इसके अंतर्गत ये जो है पेड़ों से चिपकने वाला है। फिर विद्यार्थियों जो NBA है दैट इज नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात की जाए, तो यह क्या है? आदिवासियों के विस्थापन से संबंधित है। अब विकल्पों को देख लिया जाए तो पहले का D किसमें है प्रिय विद्यार्थियों? पहले का D जो है A में भी, B में भी, D में भी। फिर NBA दैट इज जो नर्मदा बचाओ आंदोलन आदिवासियों के विस्थापन से संबंधित है, तो 2 का C। तो 2 का जो C है प्रिय विद्यार्थियों D में, तो इस तरह से D ऑप्शन जो होगा ये सही होगा। और प्रिय विद्यार्थियों जो तमिलनाडु का FIAN है, ये किससे संबंधित है? किसानों की आत्महत्या के अंदर संबंधित है। और जो मछुआरा आंदोलन प्रिय विद्यार्थियों, ये पार राष्ट्रीय निगमों के खिलाफ संघर्ष से संबंधित है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चिपको आंदोलन पेड़ों के चिपकने से संबंधित है। NBA दैट इज नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये आदिवासियों के विस्थापन से संबंधित है। FIAN दैट जो तमिलनाडु में है प्रिय विद्यार्थियों, यह जो है किसानों की आत्महत्या से संबंधित है। और मछुआरा आंदोलन जो है वो पार राष्ट्रीय निगमों के खिलाफ के संघर्ष से संबंधित है। तो इस तरह से आप सभी लोगों जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 278, यह भी मिलान करने वाला प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। एक तरफ जो है
आंदोलन दिया हुआ है, दूसरी तरफ जो है कुछ नाम दिए गए हैं। तो इसके विकल्प को हम लोग देख लेते हैं जल्दी से और उसके हिसाब से मैच करेंगे। क्या है प्रिय विद्यार्थियों, पहला नाम जो है वो है रजनी कोठारी जी का। तो रजनी कोठारी जी जो है किससे संबंधित है, PUCL दैट इज पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी से संबंधित हैं। प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे अगर हम लोग देखें जो बी ऑप्शन है दैट इज गोविंद मुखौटी जी, तो ये गोविंद मुखौटी जी जो है PUDR दैट इज पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट से संबंधित हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हो गया सी और दूसरा हो गया प्रिय विद्यार्थियों डी। तो पहला सी, दूसरा जो सी ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा। जो तीसरा है प्रिय विद्यार्थियों टॉमस कुचरी जो है, टॉमस कुचरी किससे संबंधित है, मछुआरा आंदोलन से संबंधित है। और सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में हम सभी लोग जान रहे हो किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों क्या होगा, इसका जो सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। रजनी कोठारी जी का संबंध PUCL दैट इज पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी से है। गोविंद मुखौटी जी का संबंध जो है वो PUDR दैट इज पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट से है। टॉमस कुचरी का संबंध मछुआरा आंदोलन से है और सुंदरलाल बहुगुणा जी का संबंध चिपको आंदोलन से है। तो इस तरह से विद्यार्थियों आप सभी लोगों जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना आप सभी लोगों का उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 279, अधिकार कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वाधीनता की उचित मांग है, यह कथन किसका है। इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर हॉब हाउस, बोशांके, लास्की और नॉर्मन वाइल्ड। जल्दी से अपने उत्तर को चैट बॉक्स में टाइप करिए कि अधिकार या दैट इज राइट कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वाधीनता की उचित मांग है। तो किसका कथन प्रिय विद्यार्थियों, हॉब हाउस नहीं, बोशांके नहीं, लास्की, किसका है, नॉर्मन वाइल्ड जी का यह स्टेटमेंट है, कथन है। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना आप सभी लोगों का उत्तर सही है। नॉर्मन वाइल्ड का यह स्टेटमेंट है कि अधिकार कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वाधीनता की उचित मांग है। नेक्स्ट, 86वां संविधान संशोधन 2002 किससे संबंधित है। बहुत सरल प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। तो इसके जो विकल्प हैं आपकी स्क्रीन पे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों से, बी है धार्मिक स्वतंत्रता से, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार से और डी है समता के अधिकार से। तो किससे संबंधित है, जो 86वां संविधान संशोधन है प्रिय विद्यार्थियों किससे संबंधित है, 6 से 14 वर्ष की आयु की बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना आप सभी लोगों का उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 281, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर प्रिय विद्यार्थियों, अनुच्छेद 19 से 20, अनुच्छेद 21 से 22, अनुच्छेद 20 से 25 या अनुच्छेद 25 से 28। तो जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है प्रिय विद्यार्थियों किससे संबंधित है, अनुच्छेद 25 से 28 से संबंधित है। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना आप सभी लोगों का उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 282, किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खादानों या अन्य किसी खतरनाक जोखिमपूर्ण काम में नहीं लगाया जा सकता है। और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 26। तो जल्दी से अपने उत्तर को चैट बॉक्स में टाइप करिए कि किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या अन्य किसी खतरनाक जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। क्या होगा इसका सही उत्तर विद्यार्थियों, अनुच्छेद 20 नहीं है, 22 नहीं, 26 नहीं, क्या है, अनुच्छेद 24 है। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना जिन लोगों का आंसर अनुच्छेद 24 है आप सभी लोगों का उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 283, कि किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रावधान है। और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 या अनुच्छेद 28। तो जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए, किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रावधान है। क्या है प्रिय विद्यार्थियों, अनुच्छेद 25 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं, क्या अनुच्छेद 26 जो है ये सही उत्तर है। जो आर्टिकल 26 है, अनुच्छेद 26 है, इसी के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रावधान है। तो इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों जिन्होंने बी ऑप्शन दिया, जिन लोगों का आंसर आर्टिकल 26 है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 284, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर, ए अनुच्छेद 10 से 20 तक, बी अनुच्छेद 15 से 30 तक, सी है अनुच्छेद 29 से 30 तक या डी है अनुच्छेद 23 से 24 तक। तो जल्दी से अपने उत्तर को चैट बॉक्स में टाइप करिए प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 29 से 30 तक यह संबंधित है। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना आप सभी लोगों का उत्तर सही है। अनुच्छेद 29 से 30 का जो संबंध है वो संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 285, किस अनुच्छेद का संबंध अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से है। प्रिय विद्यार्थियों इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अनुच्छेद 27, 28, 29 या 30। तो
जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। किस अनुच्छेद का संबंध अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से प्रिय विद्यार्थियों? तो 27 नहीं, 28 नहीं, 30 नहीं, किससे है? अनुच्छेद 29 या 29 से है। तो आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। आर्टिकल 29 का संबंध अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 286, किस अनुच्छेद का संबंध स्वतंत्रता के अधिकार से है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर ए अनुच्छेद 19 से 20, बी अनुच्छेद 19 से 22, सी अनुच्छेद 18 से 22 या डी अनुच्छेद 15 से 20। तो जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए प्रिय विद्यार्थियों कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसका संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 19 से 20 नहीं, 18 से 22 नहीं, 15 से 20 नहीं, क्या अनुच्छेद 19 से 22 का संबंध जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार से है। इस तरह से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 का संबंध स्वतंत्रता के अधिकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 287, किस अनुच्छेद का संबंध भाषण देने और बोलने या अभिव्यक्ति से है? तो विद्यार्थी इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर अनुच्छेद 19A, अनुच्छेद 19B, अनुच्छेद 19C, अनुच्छेद 19D। तो जल्दी से अपने उत्तर को चैट बॉक्स में टाइप करिए कि भाषण देने और बोलने या अभिव्यक्ति का संबंध किस अनुच्छेद से है? किसके प्रिय विद्यार्थियों? 19D नहीं, सी नहीं, बी नहीं, किससे? अनुच्छेद 19A। अनुच्छेद 19A के अंतर्गत यह प्रावधान है या स्वतंत्रता दी गई है भाषण देने और बोलने या अभिव्यक्ति की। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोग जिन्होंने ए ऑप्शन चुना, आप सभी लोगों को उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 288, कि किस अनुच्छेद का संबंध देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता से है? इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर ए 19A, बी 19C, सी 19E या डी 19AF। तो जल्दी से अपने उत्तर को चैट बॉक्स में टाइप करिए कि किस अनुच्छेद का संबंध देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता से है? तो प्रिय विद्यार्थियों क्या होगा इसका सही उत्तर? 19A नहीं, सी नहीं, एफ नहीं, क्या है? 19E, 19E। तो विद्यार्थियों 19E का जो संबंध है वो देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता से है। इस तरह से आप सभी लोगों में से जिसने सी चुना है, जिन लोगों का आंसर सी है, आर्टिकल 19E है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 289, किस अनुच्छेद का संबंध अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से है? ध्यान दीजिए कि किस अनुच्छेद का संबंध अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर ए अनुच्छेद 18, बी अनुच्छेद 19 या सी अनुच्छेद 20 या डी है प्रिय विद्यार्थियों अनुच्छेद 21। तो जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि किस अनुच्छेद का संबंध अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से है? तो 18 नहीं है, 19 नहीं है, 21 नहीं, क्या विद्यार्थियों? अनुच्छेद 20 का जो संबंध है वो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से है। इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। अनुच्छेद 20 का संबंध अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 290, कि किस अनुच्छेद का संबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा अथवा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से? ध्यान दीजिए कि किस अनुच्छेद का संबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन अथवा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से है? इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर ए अनुच्छेद 18, बी अनुच्छेद 19, सी है अनुच्छेद 20 या डी है अनुच्छेद 21। तो जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए प्रिय विद्यार्थियों। क्या होगा? अनुच्छेद 18 नहीं, 19 नहीं, 20 नहीं, क्या है? अनुच्छेद 21 का संबंध जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता था जीवन की सुरक्षा अथवा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से है। इस तरह से आप सभी लोगों में जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना, जिन लोगों का आंसर आर्टिकल 21 है, डी है, आप सभी लोगों को उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 291, घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू किया गया? ध्यान दीजिए कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू किया? इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर 20 अक्टूबर 2005, 26 अक्टूबर 2005, 26 अक्टूबर 2007 या 26 अक्टूबर 2006। तो जल्दी से अपने उत्तर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए प्रिय विद्यार्थियों कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू किया गया। तो कब लागू किया गया प्रिय विद्यार्थियों? 26 अक्टूबर 2006 को जो है घरेलू हिंसा अधिनियम लागू किया गया। तो इस तरह से आप सभी लोगों में जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना, आप सभी लोगों को तो सही है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, ध्यान दीजिए कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया। तो अधिनियम कब का है? 2005 का है। तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया है। इस बात को आप सभी लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से आप सभी लोगों में जिन लोगों ने
डी ऑप्शन चुना आप सभी लोगों का उत्तर सही है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 292, सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र दैट इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब अपनाया? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर, ए 10 दिसंबर 1945, बी 10 दिसंबर 1946, सी 10 दिसंबर 1947 या डी 10 दिसंबर 1948। तो जल्दी से अपने उत्तर को चैट बॉक्स में टाइप करिए कि सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब अपनाया? तो 10 दिसंबर 1945 नहीं, 46 नहीं, 47 नहीं, कब अपनाया? 10 दिसंबर 1948 को अपनाया था संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। तो इस तरह से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों में जिन लोगों ने 10 दिसंबर 1948 उत्तर दिया, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 293 कि सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र की धारा 22 से लेकर के धारा 27 निम्न में से किससे संबंधित है? ध्यान दीजिए, धारा 22 से लेकर के धारा 27 निम्न में से किससे संबंधित है? और विकल्प आपकी स्क्रीन पर, ए आम महत्व की धाराएं जो पूरे घोषणा पत्र को प्रभावित करती हैं, बी आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार से संबंधित है, या सी है आर्थिक तथा लोकतांत्रिक अधिकार, और डी है उपयुक्त सभी। तो जल्दी से अपने उत्तर को चैट बॉक्स में टाइप करिए कि सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र की जो धारा 22 से लेकर के धारा 27 है किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित विद्यार्थियों? आम महत्व की धाराएं जो पूरे घोषणा पत्र को प्रभावित करती इससे नहीं है, आर्थिक और लोकतांत्रिक अधिकार से नहीं है, उपयुक्त सभी ने क्या है? आर्थिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार से है। तो इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों में जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार से संबंधित है धारा 22 से लेकर के धारा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 294, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर सिचुएटेड? बहुत सरल प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों, और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए जिनेवा, बी पेरिस, सी बीजिंग या डी न्यूयॉर्क। तो कहाँ स्थित है प्रिय विद्यार्थियों? न्यूयॉर्क में स्थित है। तो इस तरह से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है, या यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 295, मानवाधिकारों की किस पीढ़ी को बहुधा नीला अधिकार या ब्लू राइट्स कहा जाता है? प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, मानवाधिकारों की किस पीढ़ी को बहुधा नीला अधिकार या ब्लू राइट्स कहा जाता है? इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर, ए प्रथम पीढ़ी, बी द्वितीय पीढ़ी, सी तृतीय पीढ़ी और डी है चतुर्थ पीढ़ी। तो जल्दी से अपने उत्तर को चैट बॉक्स में टाइप करिए प्रिय विद्यार्थियों। मानवाधिकार की किस पीढ़ी को बहुधा नीला अधिकार या ब्लू राइट्स कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? चतुर्थ नहीं, तृतीय नहीं, द्वितीय नहीं, किसको है? प्रथम पीढ़ी को कहा जाता है। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। पहली पीढ़ी को मानवाधिकार को कभी कभी नीला अधिकार या ब्लू राइट्स भी कहा जाता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 296, प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकार निम्न में से किससे संबंधित हैं? प्रिय विद्यार्थियों, जो प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकार किससे संबंधित है, इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए स्वतंत्रता से, बी राजनीति से, सी समानता से, डी स्वतंत्रता और राजनीति में भाग लेने से। तो जल्दी से अपने उत्तर को चैट बॉक्स में टाइप करिए, कहाँ संबंधित है? प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकार स्वतंत्रता से नहीं, राजनीति से नहीं, संबंधित किससे? स्वतंत्रता और राजनीति में भाग लेने से। तो इस तरह से विद्यार्थियों जो सबसे उपयुक्त उत्तर ऑप्शन है यहाँ पे वो डी है, स्वतंत्रता और राजनीति में भाग लेने से प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकार संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 297 कि मैग्ना कार्टा की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ध्यान दीजिए, मैग्ना कार्टा की घोषणा किस वर्ष की गई? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए 2000, बी 1950, सी 1775 या डी है 1215। तो जल्दी से अपने उत्तर को चैट बॉक्स में टाइप करिए कि मैग्ना कार्टा की घोषणा कब की गई? 2000 नहीं, 1950 नहीं, 1775 नहीं, कब की गई? 1215 में की गई। प्रिय विद्यार्थियों, जो मैग्ना कार्टा है इसकी घोषणा 1215 में की गई। मैग्ना कार्टा या मैग्ना कार्टा ऑफ लिबरेटम, ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम या आज़ादी का महान चार्टर जो है ये क्या है? इंग्लैंड का एक कानूनी परिपत्र है जो कि 1215 ईस्वी में जारी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 298, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर, ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 30, सी है 40 और डी है 50। तो जल्दी से अपने उत्तर को चैट बॉक्स में टाइप करिए प्रिय विद्यार्थियों कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? तो 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, किस में है? अनुच्छेद 50 में है। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 299, सांस्कृतिक प्रभुत्व या कल्चरल हेगेमोनी के विचार के संबंध किससे है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर,
ए एंटोनियो ग्राम्सी, बी मैटियो बार्टोली, सी व्लादिमीर लेनिन या जी सोरेल। तो जल्दी से अपने उत्तर को चैट बॉक्स में टाइप करिए प्रिय विद्यार्थियों कि सांस्कृतिक प्रभुत्व या कल्चरल हेगेमोनी के विचार का संबंध किससे है? किससे है प्रिय विद्यार्थियों? सोरेल से नहीं, लेनिन से नहीं, बार्टोली से नहीं, किससे है? एंटोनियो ग्राम्सी से है। तो इस तरह से आप सभी लोगों से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना आप सभी लोगों का उत्तर सही है। एंटोनियो ग्राम्सी का संबंध सांस्कृतिक प्रभुत्व या कल्चरल हेगेमोनी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 300, कॉमन सेंस पुस्तक के लेखक हैं। हु इज द ऑथर ऑफ बुक कॉमन सेंस? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए थॉमस पेन, बी बेंजामिन फ्रैंकलिन, सी रस्किन बॉन्ड या डी जॉन एडम्स। तो जल्दी से अपने उत्तर को चैट बॉक्स में टाइप करिए प्रिय विद्यार्थियों। जॉन एडम्स नहीं, रस्किन बॉन्ड नहीं, बेंजामिन फ्रैंकलिन, किससे है? थॉमस पेन का यह पुस्तक है। थॉमस पेन इसके ऑथर है। प्रिय विद्यार्थियों जो कॉमन सेंस पुस्तक है इसके लेखक कौन है? थॉमस पेन है। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना, जिन लोगों का आंसर ए है या थॉमस पेन, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से आज की इस मैराथन क्लास में हम सभी लोगों ने ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज या मानवाधिकार से संबंधित 100 प्रश्नों का अभ्यास किया। प्रिय विद्यार्थियों, ये आज की हमारी मैराथन क्लास रही। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन द वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे इस वीडियो का लाभ उठा सके, उनका वेतन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। साथ साथ प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप इस वीडियो पे कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा आप अपने बहुमूल्य सुझाव या कोई प्रश्न या कोई समस्या हो तो उसको हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे उन सुझावों पर अनुपालन करने का भी प्रयास करेंगे। तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी वीडियोज को अपनी इंटरेस्ट और नीड अर्थात आवश्यकता और रुचि के अनुसार प्ले लिस्ट में जाकर के आसानी से सर्च करके देख पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां पे सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन बना होगा, यदि बेल का आइकन या घंटी का आकार लाल है, रेड है, तो उसको प्रेस करिए। उसको दबाने पर कुछ विकल्प आएंगे, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए प्रिय विद्यार्थियों। इससे यह होगा कि जितने भी नए वीडियोज आपके कोर्स से रिलेटेड आएंगे, जितनी भी नई कक्षाएं आएंगी, उसकी सूचना, उसकी इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद।